अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिज़नेस का पार्ट 69 है ये। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से, और आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी आज की तमाम बातें आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे फ़िशरी फैमिली के जेंडर के बारे में। इनकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, मेल फीमेल कैसे पता चलता है, लोग डीएनए क्यों करवाते हैं, डीएनए करवाने का फ़ायदा क्या होता है, क्या डीएनए करवाना चाहिए या फिर नहीं, क्या डीएनए करवाए बगैर हमें जेंडर के बारे में मालूम हो सकता है या नहीं। ये सारी बातें मैं आज आपको समझाऊंगा और बहुत डीप इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपने किसी भी एक बात को दूसरी बात से मैच नहीं करना और मेरी पूरी बात गौर से सुननी है। इनमें कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि आप देख कर भी जज कर सकते हैं, उससे भी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सकती है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। और ये आइडेंटिटीज़ आप बगैर फ़िशरी फैमिली को हाथ लगाए भी देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला सवाल कि क्या फ़िशर्स का जेंडर कंफर्म करने के लिए उनका डीएनए करवाना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आप बगैर डीएनए करवाए भी जेंडर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फ़िशर में। क्या फ़िशर के जेंडर कंफर्म करना बहुत मुश्किल होता है? जी हाँ, मुश्किल आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, थोड़ा सा मुश्किल से पता चलता है, लेकिन फिर भी पता चल जाता है। अगर कोई पुराना बंदा है जो बहुत पहले से फ़िशर्स से ब्रीड वगैरह करवा रहा है, वो तो फ़ौरन हाथ लगाते ही समझ जाता है। सबसे बेसिक जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि आपको फ़िशर को पकड़ना पड़ता है और उसके बाद उनकी हड्डी चेक करनी पड़ती है। उससे आपको मेल फीमेल का कंफर्म होता है, क्योंकि फ़िशर्स को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मेल है या फीमेल है। आपको पकड़ना ज़रूरी पड़ता है। अब मैं आपको सब बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं बेसिक लोगों के लिए कि इनकी जो हड्डी होती है वो दो वेंट एरिया के पास दो हड्डियाँ होती हैं वेंट एरिया के पास। अब वो दो हड्डियों के बीच में अगर गैप बिल्कुल भी नहीं है, दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं एक साथ, आपको महसूस हो जाएगा। बेसिकली आपको फील करना होता है अपनी फिंगर से। वो फिंगर आप वेंट एरिया के पास लगाते हैं इनकी हड्डी के ऊपर, तो आपको महसूस हो जाता है। अगर दोनों हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, तो फिर इसका मतलब होता है कि वो मेल है। और अगर ज़रा सा मामूली सा गैप आ रहा है तो वो क्या होती है? वो फीमेल होती है। मेल की हड्डियाँ तकरीबन जुड़ी होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं और थोड़ी सी पॉइंटेड होती हैं। फीमेल की नरम हड्डियाँ होती हैं, गोल होती हैं और थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पे फीमेल अपना अंडा कैरी करती है। अब आ जाओ कि मसला आता कहाँ है। मसला यहाँ आता है कि जब भी आप फ़िशर को पकड़ते हैं तो फ़िशर बहुत डरने वाला जानवर है। जब आप फ़िशर को पकड़ते हैं तो ये सारे दुबक जाते हैं, यानी कि हाथ के अंदर आते ही दुबक जाते हैं, यानी कि बिल्कुल कस के बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि मेल की तो हड्डियाँ मिली हुई रहती हैं, लेकिन क्या होता है फीमेल की हड्डी भी वो दबा लेती है और वो करीब करीब ले आती है आपस में। तो ऐसे में आप धोखा खा सकते हैं। जब आप हाथ लगाएंगे हड्डी को और फीमेल की हड्डी बिल्कुल करीब करीब होंगी तो आप तो उसको मेल समझ बैठेंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि पकड़ने पर फीमेल क्या होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइट जकड़ लेती है, क्योंकि डरते हैं बहुत ज़्यादा, एकदम जकड़ लेते हैं अपने आप को। तो आपने हमेशा याद रखें, जेंडर चेक करते हुए जब भी आप फ़िशर को पकड़ें तो जब आप उंगली लगा रहे हों जेंडर चेक करने के लिए हड्डी के ऊपर, तो इनके मुंह पे फूंक मारते रहें। फूंक मारने से ये होगा कि एकदम चुंदिया जाएंगे और उसके बाद अपनी बॉडी जो है ढीली छोड़ देंगे। तो फूंक मारने से ही जब बॉडी ढीली छोड़ेंगे तो आपको जेंडर और अच्छे से फील हो जाएगा। असल में हमारे फूंक मारने से इनका ध्यान भटक जाता है। जो ये दुबक के अपनी हड्डियां दबा के बैठे होते हैं वो ये नॉर्मल छोड़ देते हैं और फिर आपको हड्डियों के बीच का गैप वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है, महसूस हो जाता है। अब मान लीजिए कोई बिल्कुल ही बिगनर है और फर्स्ट टाइम फ़िशर ख़रीदने जा रहा है, तो अब उसको क्या पता कि मेल में कितना गैप आता है, फीमेल में कितना गैप आता है। ज़ाहिर है उसने कभी फ़ील ही नहीं किया, उसने कभी चेक ही नहीं किया, ना वो उस तरह के लोगों में रहा है फ़िशर वाले, ना उसने फ़िशर को कभी पकड़ा है, ना चेक किया है। तो ज़ाहिर है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि वो पता कैसे लगाएगा और गैप को महसूस कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा है ही नहीं। तो ऐसे आदमी को मैं कहता हूँ कि भाई तुम किसी पुराने बंदे को साथ ले जाओ, या फिर फ़िशर उस वक्त तक मत ख़रीदो जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो जाए। फ़िशरी फैमिली में सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो करते हैं वो दुकान वाले करते हैं, क्योंकि उनके पास अक्सर क्या होता है कि कभी मेल ज़्यादा आ जाते हैं, पूरी की पूरी लाठ मंगवाते हैं ना वो लोग। कभी उनके पास मेल की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है तो कभी फ़ीमेल की। अब क्या होता है कि उनको माल एडजस्ट करना होता है। अब वो आपको थोड़ी बताएंगे कि हमारे पास मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं कि अपना माल पेलने के लिए, जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए, वो जिसको जो समझ में आती है वो देते जाते हैं। और जो उनके पुराने कस्टमर होते हैं, जिनको पता होता है उन दुकान वालों का, और जो होशियार होते हैं, वो दुकान वाले उनको तो सही चीज़ देते हैं, मगर जो नए बंदे होते हैं उनको उल्टी सीधी चीज़ चिपका देते हैं और बाज़-औक़ात पुराने बंदे को भी गलत चीज़ पेल दी जाती है। अब सवाल ये है कि लोग डीएनए क्यों करवाते हैं? वो कौन लोग होते हैं जो डीएनए करवाते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? भाई डीएनए तब करवाया जाता है, लेट सपोज़ कि आप फ़िशरी फैमिली में बहुत महंगी महंगी नस्लें भी हैं। लेट सपोज़ कि आप 30,000 वाला पेयर ले रहे हैं, 30,000 वाला पेयर अगर आप ख़रीद रहे हैं फ़िशरी फैमिली का, तो ऐसे लोग डीएनए करवाते हैं। जो बंदा 30,000 रुपये का पेयर ख़रीद रहा है, क्या वो 500 रुपये का डीएनए नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकता है। डीएनए करवाने से ये होता है कि उसकी जो 30,000 रुपये वाली चीज़ है वो उसको सिक्योर हो जाएगी
और जाहिर सी बात है अगर आप 30,000 का पेयर लेंगे, दोनों फीमेल निकल आई या दोनों मेल निकल आए, तो फिर आप कैसे ढूंढते रहेंगे, अदला बदली कहाँ करते रहेंगे। तो ये मसला होता है। जो बहुत महंगी चीज़ लेते हैं वो लोग डीएनए करवा लेते हैं, और कुछ लोग शौकिया भी डीएनए करवा लेते हैं। और डीएनए में खाली जेंडर ही नहीं मालूम पड़ता, जेंडर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यानी डीएनए में जेंडर भी क्लियर हो जाता है और उसकी ब्लड लाइन भी पता चल जाती है कि ये कौन सी ब्लड लाइन का है, कौन सी फैमिली का है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इसमें ब्लड कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल जो है वो डीएनए में आ जाती है। अब लेट सपोज़ कि आप 5,000 का फ़िशर ख़रीद रहे हैं, तो भाई उसका डीएनए करवाने का तो फ़ायदा ही नहीं है कोई, क्योंकि वो क्या नस्ल होगी, कितनी आला से आला नस्ल होगी वो। 5,000 रुपये के पीछे आप जो है कितना डीएनए करवाते फिरेंगे। तो 5,000, 6,000, 10,000 वाले पेयर वाले जो हज़रात हैं, मैं उनको मना करता हूँ आप डीएनए ना करवाएं भाई। हाथ से भी आप चेक करवा सकते हैं किसी प्रोफेशनल बंदे से। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि डीएनए करवाने के बाद तो कोई शक ही नहीं रहता, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जेंडर कंफर्म है या नहीं, बिल्कुल साफ पता चल जाता है। जो लोग फिशरी फैमिली के 50-50 हज़ार वाले पेयर ले रहे हैं, 80-80 हज़ार वाले, यहाँ तक के 2.5-3-3 लाख रुपए वाले पेयर भी लेते हैं लोग फिशरी फैमिली के। तो कोई ऐसा बंदा है जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी जगह है, पैसा भी बहुत है, तो वो बंदा अगर नया माल उठा रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में उठा रहा है महंगे महंगे परिंदे, तो फिर उसको डीएनए करवाना उसका बनता है। क्योंकि गाइज़ ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, उनके पास पैसा बहुत होता है ज़ाया करने के लिए, मगर टाइम नहीं होता ज़ाया करने के लिए। तो ऐसे लोगों का डीएनए करवाना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छी बात है। जिसके पास पैसा है, दिमाग है, टाइम है, सब कुछ है, तो वो डीएनए करवा सकता है। और उसे डीएनए करवाने से ये होगा कि उसका आगे आने वाला वक्त बच जाएगा, उसको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, पता नहीं पेयर है कि नहीं है, या क्या है या क्या नहीं है, उसको सारी बातें क्लियर हो जाती हैं डीएनए में। अब आते हैं उस बात पे कि आपके फिशर्स ने कुछ बच्चे वगैरह दिए हुए हैं आपके सेटअप पे, काफ़ी ज़्यादा पट्ठे निकल आए हैं और आपने वो सारे एक केज में डाल दिए हैं। लेट सपोज़ के 18 से 20 आपके पास फ़िशर हैं एक ही केज में, पट्ठों से तैयार हुए हैं। अब आपको जेंडर मालूम करना है, लेकिन आपको जेंडर मालूम पड़ नहीं रहा, उनको पता नहीं चल रहा आपको कि कौन सा मेल है कौन सी फ़ीमेल है। तो ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसी निशानियाँ बताता हूँ जो कि आप दूर से देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पकड़ने के बाद फिर तो और कंफर्म हो जाएगा। अब ये अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। फ़िशरी की जो फ़ीमेल होती है वो क्या करती है, उसकी जब वो स्टिक पे बैठती है तो उसकी टांगों के बीच के दरमियान जो गैप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि वेंट एरिया उसका उसकी स्टिक पे लग रहा होता है टांगों के बीच में से। उसकी वजह ये होती है कि फ़ीमेल का वेंट एरिया मेल के वेंट एरिया से थोड़ा सा भारी होता है, और ये ऐसा कुदरती रूप से होता है क्योंकि फ़ीमेल की जो एग वॉम्ब होती है, जहाँ पे फ़ीमेल अंडा कैरी करती है, वो जगह अल्लाह ताला ने थोड़ी सी बड़ी बनाई होती है, मोटी बनाई होती है। तो जब ये फ़ीमेल बैठती हैं तो ये टांगे खोल कर बैठती हैं, टांगे ज़्यादा खुली हुई नहीं होती भाई, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क होता है, यानी कि इनका वेंट एरिया डंडी से टच होता हुआ नज़र आएगा। अब आप बात करते हैं मेल की। मेल जो है उसकी टांगे बिल्कुल करीब करीब होंगी और वो अपनी टांगों के वज़न पे बैठा हुआ होगा, यानी कि वो वेंट एरिया ज़्यादा टच नहीं करेगा, ठीक है। उसका जो टांगे हैं वो उसी के बल पे बैठा हुआ होगा, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। ये हो गई पहली निशानी। अब आते हैं दूसरी निशानी की तरफ। मेल की एक्टिविटी फ़ीमेल की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिशरी फैमिली में मेल टिकता ही नहीं है एक जगह पे, बहुत फुदकता है। फ़ीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ना पसंद नहीं करती। वैसे तो खैर फिशरी फैमिली सारे जितने भी मेल फीमेल होते हैं ये उड़ते हैं, फ्लाई पसंद करते हैं, मगर फ़ीमेल के मुकाबले मेल ज़्यादा उड़ता है और मेल के मुकाबले फ़ीमेल थोड़ा सा कम उड़ना पसंद करती है, यानी कि एक ही जगह बैठा रहना ज़्यादा पसंद करती है। दूसरा एक बहुत अच्छा साइन ये होता है कि ये जो फिशरी फैमिली है इनमें क्या होता है कि मेल जो है वो उगल के फ़ीमेल को खिलाता है, यानी कि इनकी पेयरिंग इस तरह से बनती है जैसे कि मेल रिंग नेक, जैसे रिंग नेक और पहाड़ी तोते अपने मुंह से उगल के मादी को खिलाते हैं, इसी तरह इनमें भी ये मेल अपने मुंह से उगल के मादी को खिलाते हैं। तो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि कौन सा पेयर लग रहा है या लगा हुआ है। पट्ठों में अक्सर तैयार पेयर कॉलोनी में जो होते हैं उनमें अंदाज़ा इसी तरह हो जाता है, जो खिलाने लग जाते हैं फ़ीमेल को और अलग अलग बैठने लग जाते हैं वो कंफर्म पेयर हो जाते हैं और बॉन्डेड पेयर माने जाते हैं, तो उनको फौरी तौर पे अलग कर लिया जाता है ब्रीडिंग के लिए। एक और अहम आइडेंटिफिकेशन है, वो भी आपको बता देता हूँ। जब आप फिशरी फैमिली का जेंडर कंफर्म करने के लिए जब आप इनको पकड़ते हैं तो क्या होगा, जब आप मेल को पकड़ेंगे तो वो 2 चीख मार के चुप हो जाएगा, यानी 2 चीखें मारेगा, उसके बाद चुप हो जाएगा, बिल्कुल खामोश हो जाएगा, दुबक जाएगा आपके हाथ में। तो वो आपको इस यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि ये मेल है, और आप जब आप उसकी हड्डी चेक करेंगे तो फिर तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब फीमेल का चक्कर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप फीमेल को पकड़ते हैं ना, आपने पकड़ा और फीमेल आपके हाथ में आ गई, तो वो इतना चीखेगी, इतना, यानी कि वो खामोश ही नहीं होगी, यानी कि उसकी ऐसी ची 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 वो चीखती रहेगी, तेज़ तेज़ चीखेगी, यानी वो चुप ही नहीं करेगी। तो ये इससे भी आपको कंफर्म हो जाता है कि ये फ़ीमेल है, और जब आप हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल ही आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये फ़ीमेल है। और ये बिल्कुल मेरी आजमाई हुई बातें हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि परिंदों में भाई मेरी उम्र गुजर गई, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मेरा टाइम निकल गया परिंदों के अंदर। तो मैं आपको कोई भी हवाई बातें नहीं बताऊंगा, वही बातें बताऊंगा जो वाकई एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। मैंने कुछ लोगों को इस तरह का तरीका भी अपनाते हुए देखा है कि वो पता नहीं क्या करते हैं, चाबी जो है वो एक धागे पे बांध देते हैं
उसके बाद वो सर पर रखते हैं इनके और वो घुमाते हैं, या पता नहीं क्या होता है, मुझे आज तक मुझे समझ में नहीं आई। कई लोग कहते हैं कि वो तरीका बहुत काम करता है और कई लोगों के अंदाज़े बहुत सही निकलते हैं उसमें, लेकिन मुझे नहीं पता चलता, मुझे आज तक नहीं समझ में आई। जो बात मुझे कंफर्म ना हो वो मैं आपको क्यों बताऊं, ठीक है। मैं किसी भाई के पास गया था और उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया और उनके प्रैक्टिकल के हिसाब से वो बिल्कुल सही जा रहा था, यानी कि जो वो बता रहे थे मेल है वो मेल था और जो वो बता रहे थे फीमेल है, उस प्रैक्टिकल के हिसाब से, यानी कि वो प्रैक्टिकल जो बता रहा था कि ये मेल है तो वाकई में जब हम चेक कर रहे थे तो वो मेल निकल रहा था। वो प्रैक्टिकल जब फीमेल बता रहा था तो जब हम चेक कर रहे थे वो फीमेल निकल रही थी, यानी कि वो उन मतलब कि वो प्रैक्टिकल दिखने में ऐसा लग रहा था कि सबसे एक्यूरेट है ये, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे वो अंदाज़ा हो नहीं पाया कि ये किस तरह ऐसा हो सकता है। तो जो चीज़ मुझे जिस पे ट्रस्ट ना हो वो मैं आपको क्यों बताऊं, फालतू में आप चाबियां लटकाते फिरेंगे डोरी के ऊपर और फालतू में अपना टाइम ज़ाया करेंगे, तो इसलिए मैं उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहा। भाई अगर किसी के पास महंगे पेयर हैं बहुत, उसके पास अगर यानी कि अफोर्ड कर सकता है, बहुत हैवी क्वालिटी के पेयर हैं, तो फिर वो अपना डीएनए करवा ले, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा उसको। लेकिन डीएनए करवाए बगैर मालूम पड़ जाता है, इतना मसला है नहीं वैसे। अब आप देखें जैसे एल्बिनो कॉकटेल है, जैसे कॉकटेल हम लोग रखते हैं तो उसमें इनो होता है रेड आइज़। अब जाहिर है कॉकटेल में हड्डी से नहीं पता चलता, कॉकटेल में आप हड्डी से चेक नहीं कर सकते कि मेल फीमेल कौन सा है। तो क्या होता है, कई लोग एल्बिनो को हड्डी से चेक करते हैं और मेल फीमेल बता के दे देते हैं। कई बार वो पेयर निकल आता है, अंदाज़ा सही निकल आता है उनका, कई बार नहीं निकलता। तो कॉकटेल जो एल्बिनो कॉकटेल होता है, रेड आइज़ इनो कॉकटेल जो होता है, उसमें इंतहाई ज़रूरी होता है आप डीएनए करवा लें। आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, अगर आप पट्ठे भी ले रहे हैं तो आप डीएनए करवा लें, क्योंकि जो एल्बिनो इनो कॉकटेल हैं वो कम से कम भी 10 से 15 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये में मिलते हैं। तो ये 15 से 20 हज़ार रुपये ठीक ठाक अमाउंट है यानी कि अच्छा अमाउंट है। आप डीएनए 500 रुपये का यार करवा सकते हो ना। अगर आप 10 पेयर उठा रहे हो, किसी से 20 पेयर उठा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको डीएनए करवाना चाहिए। डीएनए से आपको फ़ायदा हो जाएगा। जब आप इतने पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको श्योरिटी तो होनी चाहिए ना जेंडर की। दुनिया भर में जो लोग फ़िशरीज़ ख़रीदते हैं उनका तरीक़ेकार क्या होता है ख़रीदने का, ये सुन लें आप। हर बंदा जो है वो पट्ठे जमा करता है, जिसने बड़ा सेटअप डालना होता है वो हर बंदा पट्ठे जमा करता है मुख्तलिफ़ घरों से। वो जितने पट्ठे ले सकता है, जितनी उसकी हैसियत होती है, 50 पट्ठे, 60 पट्ठे, 40 पट्ठे या 70 पट्ठे, जितने भी वो ख़रीद सकता है वो ख़रीद लेता है उसके बाद ख़रीदने के बाद वो क्या करता है, अपने पास एक बड़ा केज होता है बहुत बड़ा, उसमें वो खुले छोड़ देता है। खुले छोड़ने से ये होता है कि वो पट्ठे सही तैयार होते हैं अच्छे से। और क्या होता है कि 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, बल्कि 1 साल तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक 5 महीने बाद उन पट्ठों में क्या होता है कि बॉन्डिंग शुरू हो जाती है और मेल फीमेल जो है वो खुद ब खुद अलग अलग बैठने लग जाते हैं। यानी कि 5 से 6 महीने में पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार ये पेयर बनने लग गए हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ से उनको पकड़ पकड़ के सेपरेट करते जाते हैं, रोज़ एक पेयर सेपरेट कर देते हैं जिसका कंफर्म हो जाता है उनको। तो इस तरह क्या होता है कि ये तरीक़ेकार है कि पट्ठे लेके आपने छोड़ दिए, फिर जहाँ जहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि पेयर्स की बॉन्डिंग बनती जा रही है वो आपने अलग अलग कर लिए। ये तरीक़ेकार फॉलो होता है। अब लेट सपोज़ कि आप एक पेयर लेने जा रहे हैं, सिर्फ एक ही रखना है, एक ही लेना है, एक ही ख़रीदना है, तो फिर उसमें आपको जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको चेक करने में मसला आ सकता है। और फ़िशर की जेंडर आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारे हरामी लोग भी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। बेसिकली धोखेबाजी किस तरह से की जाती है, आपने बचना कैसे। अब लेट सपोज़ आपने दुकान से एक पेयर लिया है, ठीक है, उसने आपको दिया मेल फीमेल बता के, और उस बेचारे ने हो सकता है कि आपको ठीक से दिया हो, बिल्कुल मेल फीमेल कंफर्म करके दिया हो आपको, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आप घर ले आए हैं, आपके पास ब्रीड नहीं आ रही है, जो भी मसला आ रहा है, अब आपको शक पड़ रहा है, यार मुझे शक पड़ रहा है, पता नहीं इनका जेंडर नहीं मुझे क्लियर हो पा रहा। अब आप किसी और बंदे के पास चले गए, अपने मोहल्ले का, गली का, कोई भी ऐसा बंदा जो आपका करीबी था, आप उसके पास चले गए, ठीक है। अब आपने उसको अपना पेयर कहा, यार मुझे चेक कर देना, इसका जेंडर वेंडर पता नहीं चल रहा। वो बंदा आपके घर आया, उसने चेक किया, उसने बोला अबे यार ये तो दोनों मेल हैं भाई। अब आप परेशान हो जाएंगे कि यार दुकान वाला सच बोल रहा था, ये बंदा सच बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बंदा जो आपके घर आया ना चेक करने के लिए, अगर आपको ये बोले कि ये जो दोनों फीमेल हैं या फिर ये दोनों मेल हैं, तो फिर इसके बाद देखें वो क्या बोल रहा है। अगर वो ये बोल रहा है कि मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं क्या करता हूँ कि तुम्हें ना चेंज कर देता हूँ, मसला नहीं है, मेरे पास मेल है या मेरे पास फीमेल है, मैं चेंज कर दूँगा, आ जाओ। तो ऐसा बंदा जो है ना वो फिर बेवकूफ़ बना रहा होता है। बेसिकली होता ये है कि उसको उनमें से या आपका पेयर पसंद आ रहा होता है, या उनमें से कोई एक पीस उसको पसंद आ रहा होता है, या उसके घर पे कोई डिफेक्टेड एक आध पीस पड़ा होता है। तो वो क्या करता है, उसको रिप्लेस करने के लिए आपकी बैंड बजा देता है, आपको चेंज कर देता है, आप खुश हो जाते हैं, ब्रीड फिर नहीं आ रही होती। मगर फिर आप दुकान वाले के पास जाते हैं, वो आपको बोलता है यार जो मैंने जो पीसेस दिए थे तो वो हैं ही नहीं। तो इस तरह से होता है। कुछ केसेस में दुकान वाला झूठ बोल देता है, जल्दीबाजी में डाल देता है, हराईपन में डाल देता है, आपको गलत चीज़ डाल देता है। कई जगहों पे ये होता है कि जिस बंदे को आप चेक करवा रहे होते हैं ना, वो आपके साथ फेरा फेरी कर रहा होता है जानबूझ के, या तो उसके पास अपना कोई सेटअप होता है, उसमें से वो कोई पीस निकाल के डालना चाह रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये इतनी छोटी गिरी हुई बातें हैं, इतनी घटिया गलीज़ हरकतें हैं, ये एक ज़माने में हुआ करती थी
और जो अनपढ़ लोग हैं वही इस तरह करते हैं, क्योंकि समझदार आदमी कभी इतनी छोटी चीज़ के लिए इतनी गलाजत दिखाएगा नहीं कभी भी। पढ़ा लिखा आदमी, एक ख़ानदानी आदमी जो है ना, इतनी घटिया हरकत करेगा नहीं कभी भी। अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो हमें अकल नहीं थी, हमें पता नहीं था, तो हम अपनी चीज़ बेचने के लिए ऐसे कर देते थे कि अगर हम 2 मेल हैं हमारे पास तो हम मार्केट ले जाते थे, अंकल ये दोनों, हाँ पेयर है पेयर है पेयर। अंकल ने ख़रीद लिया, हमने दे दिया। तो क्या है कि हम लोग उस वक्त छोटे होते थे, हमें पता ही नहीं था, ज़िंदगी का पता ही नहीं था, हमने ज़िंदगी देखी नहीं थी ना उस वक्त। जब हम बड़े हुए, समझदार हुए, फिर हमें चीज़ों का पता चला कि यार दुख होता है, वाकई लोगों को बहुत दुख होता है जब वो चीज़ शौक़ से इतनी महंगी चीज़ आपसे ख़रीद के लेके जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये पैसे जो है ना निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप किसी को पेल के आगे कोई चीज़, कुछ दिनों बाद आप कोई ऐसा परिंदा ख़रीद रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो वो बंदा वहाँ आपको पेल देता है, या वो नहीं पेलेगा तो कोई ना कोई खर्चा निकल आएगा। यार आपके पास परिंदा बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, भाग जाएगा, उड़ जाएगा, या कोई बच्चा आपका घर का पिंजरा गेट खोल देगा और वो तोते आपके भाग जाएंगे वहाँ से। 100 चीज़ें हो जाती हैं, इंसान चलते चलते फिसल जाता है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो भाई ये छोटी छोटी हरकतें, 10,000 वाली, 20,000 वाली, ये घटिया गलीज़ गंदी हरकतें जो है ना, गिरी हुई हरकतें, ये आप ना किया करें। ख़ानदानी लोगों की तरह रहें, परिंदों में उसी तरह ख़रीद फ़रोख्त करें जिस तरह एक ख़ानदानी आदमी को काम करना चाहिए। देखें, जब आप अच्छी चीज़ किसी को सेल करेंगे ना, वो दोबारा आएगा, वो बोलेगा यार एहसन भाई मुझे ये भी चाहिए, यार मुझे ये भी चाहिए, यार मुझे ये भी तुम मंगवा के दो। वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा। जो ख़राब चीज़ देते हैं ना, वो बंदा पहली और आखिरी दफ़ा आपके पास आता है, दोबारा थोड़ी वो आएगा। आपका कारोबार कितना घसीटेंगे आप, घसीट के दिखा दें मुझे। यानी आप फ्रॉड कर रहे हैं तो लोग बार बार आएंगे आपके पास? कोई भी नहीं आएगा भाई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।